प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आत्मकथा तक। अब देखेंगे आज पत्र साहित्य। देखिए, जब कोई लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर तथा उसके प्रति उचित आदर, सम्मान एवं स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक भी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्रायः सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो तत्काल प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते वरन दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से ऐसे पत्रों को कुछ काल के पश्चात प्रकाशित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। छायावादी युग में राय कृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया था। छायावादोत्तर युग में पत्र साहित्य के संकलन और प्रकाशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस क्षेत्र में वैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली सन 1954 में प्रकाशित हुई थी। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र 1956। वियोगी हरि द्वारा बड़ों की प्रेरणादायक कुछ पत्र तथा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है। उसके बाद अगली विधा है डायरी। देखिए, डायरी एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की विधा है और लगभग डायरी लेखन का काम हर कोई व्यक्ति करता है। डायरी लेखन कला का प्रारंभ सन 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नरवेद शास्त्री वेद तीर्थ ये प्रथम डायरी लेखक हैं। अक्सर प्रश्न पूछना है, इनकी डायरी नरवेद नहीं है, सॉरी, देखिए नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी नाम से प्रकाशित हुई। में प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन कला का उदय हुआ। छायावादी युग में धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज की डायरी उल्लेखनीय है। छायावादोत्तर युग में इलाचंद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुईं। हिंदी में गद्य की इस कलात्मक विधा का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन यह अपने विकास पथ पर अग्रसर है तथा भविष्य में इसके विकसित होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है जो अगली विधा है हिंदी की, वह है रेखा चित्र। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप से यह दोनों से भिन्न है।
इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखाचित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इनका प्रयोग रेखाचित्र में अधिक होता है। रेखाचित्र का आकार भी निबंध से प्रायः छोटा और होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्रगुप्त आदि ने अच्छे रेखाचित्र सृजन किया है। तो इस तरह से आपने रेखाचित्र विधा को देखा। अब जो है इसके बाद है संस्मरण। देखिए, संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। संस्मरण का स्मरण से संबंध है। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भावभंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। रेखाचित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथा तथ्य रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रमुख संस्मरण लेखकों में नारायण चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, श्री हरिभाऊ उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरण निबंध को इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। अब इसके बाद जो अगला विधा है यह है यात्रा साहित्य। देखिए, यात्रा साहित्य, यह साहित्य भी एक रोचक तथा मनोरंजक प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उनका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थानों के प्राकृतिक दृश्य, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सकें। इस विधा का लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठक तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली के सौष्ठ एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल, विनय मोहन शर्मा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राहुल संकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। उसके बाद जो अगली विधा है वह है रिपोर्टाज। देखिए, रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्टर शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो आंखों देखा ही हो। उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरसता, रोचकता, आत्मीयता तथा भावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को सरलता तथा सरसता से पाठक के हृदयंगम कराने में सफल होता है। पत्रकारिता के गुण से संबंधित रिपोर्टाज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है। विष्णु प्रभाकर,
प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रभाकर माचवे आदि कुछ अच्छे रिपोर्टाज लिखे हैं। इसके बाद है गद्य काव्य। देखिए, गद्य काव्य में छंदमुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को गद्य गीत कहते हैं। यह गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। गद्य काव्य सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रहता है। इस निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, वैयक्तिक तथा एक तथ्यता लिए होता है। इसका ध्येय प्रायः निश्चित होता है तथा इसमें केवल एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। गद्य काव्य की शैली प्रायः चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है तथा इसमें विचारों का समावेश भी प्रायः भावों के ही रूप में होता है। गद्य काव्य के लेखक में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम उल्लेखनीय। इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने सशक्त गद्य काव्य प्रदान किए हैं। तो इस तरह से आपने देखा गद्य काव्य। गद्य काव्य के बाद जो है, आप देखिए, ये आपके हिंदी साहित्य की जो विधा है, गद्य साहित्य की विधा, यह लगभग पूर्ण होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है पद्य साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, फिर पाठ को शुरू किया जाएगा।